12 नवंबर 1996 की शाम को हमेशा की तरह सऊदी एयरलाइंस की एक एरोप्लेन दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 312 पैसेंजर्स बैठे हैं, जिसमें से कुल 231 भारत के ही हैं। बेसिकली ये नॉर्मल वर्कर्स हैं जो सऊदी जा रहे हैं काम करने के लिए, ताकि ये अपने परिवार के लिए पैसे भेज सके। मौसम साफ था और हवा भी शांत थी और ऐसा कोई भी संकेत नहीं था जिससे पता चल सके कि कुछ ही पल में हजारों फीट की ऊंचाई पर लगभग 312 यात्रियों सहित ये विमान चकनाचूर हो जाएगा। अब होता कुछ ऐसा है कि ठीक उसी समय कजाकिस्तान देश में एक शहर है सिमकेट नाम से, जहाँ से एक प्लेन टेक ऑफ करता है। ये विमान दिल्ली जा रहा है और इस प्लेन में भी 37 मेंबर्स बैठे हैं। अब इन दोनों प्लेन्स का एटीसी बीके दत्ता हैं, जो दोनों प्लेन्स का एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। इन्होंने ही सऊदी वाले प्लेन को यह क्लियरेंस दी कि वह टेक ऑफ कर सकते हैं दिल्ली वाले एयरपोर्ट से। कुछ ही मिनट्स बाद सऊदी वाले प्लेन का पायलट यह क्लेम करता है कि प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर जा चुका है और पायलट ये भी पूछता है कि क्या वह 14,000 की फीट पर जा सकते हैं, लेकिन दत्ता इस परमिशन को ग्रांट कर देते हैं। और वही दूसरी तरफ कजाकिस्तान वाले प्लेन लैंड करना चाहता है। दत्ता कजाकिस्तान वाले प्लेन से कम्युनिकेट करते हैं और ये निर्देश देते हैं कि वह 15,000 फीट की ऊंचाई पर ही रहे, उससे नीचे न आए, क्योंकि 14,000 फीट की ऊंचाई पर सऊदी वाला एयरप्लेन है, क्योंकि दोनों प्लेन्स के बीच में 1,000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस रहना चाहिए। कुछ ही समय बाद दत्ता को ये दोनों प्लेन्स रडार में ब्लिंकिंग डॉट की तरह दिखते हैं, लेकिन कुछ ही देर में ये दोनों डॉट एक दूसरे में कोलैब हो जाते हैं। इस समय दत्ता समझ चुके थे कि एक बहुत बड़ा अनहोनी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दोनों प्लेन्स एक दूसरे से टकरा चुके थे और ये देश के इतिहास का पहला मिड एयर कोलाइजन बन जाता है, जो कि सच में काफी दिल दहला देने वाला घटना था। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक नियम पता होने चाहिए, यानी आसमान के कुछ नियम को समझने होंगे। अब जैसे कि दोस्तों, गाड़ियां एक सेट पाथ पर चलती है जिसमें 2 लेन होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स होते हैं और वगैरह वगैरह। हालांकि सभी रोड में 2 लेन नहीं होते हैं। अब ठीक इसी तरह प्लेन की भी सेट पाथ होते हैं आसमान में, जिस पर प्लेन अपने अपने पाथ पर चलते हैं और इसे कहा जाता है एयरवे। अब जैसे कि मैंने बताया कि सड़कों को लेन में डिवाइड किया जाता है, ठीक वैसे ही एयरवे को एयर कॉरिडोर में डिवाइड किया जाता है। आप जरा सोच कर देखो, अगर सड़क पर एक ही लेन होता तो एक्सीडेंट का चांस काफी ज्यादा होता। इसीलिए एयरपोर्ट्स अलग अलग रनवे रखते हैं, आने वाले के लिए अलग और जाने वालों के लिए अलग। इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड के तहत 2 प्लेन्स के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कम से कम 1,000 फीट की होनी चाहिए। इसके अलावा हर एक प्लेन्स के 14 किलोमीटर की दूरी तक रेडियस होना चाहिए, जिससे सेफ्टी बरकरार रहे। अब अगला सवाल कि इसको इंश्योर कौन करेगा कि ये सारे रूल प्लेन फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। तो बेसिकली ये सब कंट्रोल किया जाता है एटीसी के द्वारा, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा। जमीन पर बैठे एटीसी हमेशा यह मॉनिटर करके यह देखते रहते हैं कि आसमान में उड़ता प्लेन कितनी स्पीड में है, किस पोजीशन में है और कितने हाइट पर है। इन सब के द्वारा ही एक प्लेन को पूरी तरह से सेफ रखा जा सकता है। अब अगला सवाल कि ये सब जानकारी एटीसी को कैसे पता चलता है। तो उनको ये सब जानकारी मिलती है रेडार से। रेडार बेसिकली एक इक्विपमेंट होता है जो रेडियो वेव की मदद से किसी ऑब्जेक्ट की डिटेक्ट करता है। रडार में एंटीना, डिप्लेक्सर, ट्रांसमीटर, फेज लॉक लूप, रिसीवर और प्रोसेसिंग लगा होता है। इसमें जो ट्रांसमीटर होता है उससे लगातार हर सेकेंड रेडियो वेव्स निकलती रहती है और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी छोटे छोटे कंपन के रूप में होती है। इसीलिए इनकी वेव्स की स्पीड लाइट के बराबर होती है। पूर्ण रूप से रेडार को काम करने के लिए इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं। जब ट्रांसमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को छोड़ता है तो इन रिसीवर इन वेव्स को अपने सिस्टम में कैच कर लेता है, फिर मैप डिजाइन करता है जिससे ये रडार के डिस्प्ले पर दिखा देता है और फिर रडार की मदद से यह पता चल जाता है कि कौन सा विमान किस गति से चल रहा है और धरती पर कितने समय में पहुंच जाएगा। अब प्लेन को डिटेक्ट करने वाले रडार को 2 भागों में बांटा जा सकता है।
प्राइमरी रडार और सेकेंडरी रडार। प्राइमरी रडार दुनिया भर में एयरपोर्ट के आसपास ही जमीन पर लगाए जाते हैं। प्राइमरी रडार केवल हॉरिजेंटल डिस्टेंस ही बता सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस को ये डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वर्टिकल डिस्टेंस के लिए सेकेंडरी रडार को प्रयोग में लिया जाता है। दरअसल इन सेकेंडरी रडार की टेक्नोलॉजी नई है। जब यह हादसा हुआ था तो उस समय सेकेंडरी रडार का सिस्टम नहीं था। उस समय में सही अल्टीट्यूड पता लगाने के लिए एटीसी लगातार पायलट से बात किया करते थे, जिससे पायलट उन्हें इंफॉर्मेशन बताते थे। उसके बाद एटीसी अपने हाथ से ग्राफ बनाते थे और फ्लाइट पाथ डिक्लेयर करते थे। आप सोच सकते हैं दिल्ली जैसे बिजी एयरपोर्ट पर जहां हर घंटे 15 से 20 फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं, उस समय एटीसी का जॉब दुनिया में सबसे स्ट्रेसफुल जॉब माना जाता था। 12 नवंबर की उस शाम को आखिर किससे गलती हुई कि इतना बड़ा हादसा हो गया। अब दोस्तों, जो हादसे होते हैं वो किसी एक रीजन की वजह से नहीं होते, बल्कि जब कई रीजन एक साथ गलत समय पर होते हैं तो ऐसे बड़े हादसे होते हैं। बहुत छोटी छोटी गलतियां जो एक समय पर हुई जिससे इतना बड़ा डिजास्टर हो गया। अब उस दिन करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए बोइंग 747 कुछ ही मिनटों में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और इसने दिल्ली एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से और भी ऊपर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन एटीसी ने उसे उसी ऊंचाई पर रहने का निर्देश दिया। उन दिनों दिल्ली हवाई अड्डे का रनवे वन वे था, यानी प्रस्थान और आगमन दोनों रनवे के एक ही तरफ से होता था। उसी समय कजाकिस्तान का एक विमान IL-76 विपरीत दिशा से 15,000 फीट की ऊंचाई पर दिल्ली की तरफ आ रहा था। दिल्ली एटीसी यानी दत्ता ने उसे FL 150 यानी 15,000 फीट पर बने रहने का निर्देश दिया। एटीसी ने कजाकिस्तान के विमान को यह भी बताया कि बिल्कुल विपरीत दिशा में सऊदी एयरलाइंस की उड़ान केवल 10 मील दूर है। एटीसी ने आगे निर्देश दिया कि रिपोर्ट यानी अगर ये विमान दिखाई दे तो एटीसी को इसकी सूचना दी जाए। कजाकिस्तान के विमान ने दोबारा एटीसी ने जवाब दिया कि ट्रैफिक अब 8 मील दूर है। कजाकिस्तान के विमान के कॉकपिट में जो आखिरी बातचीत हुई थी उसके अनुसार रेडियो अधिकारी ने दोनों विमानों के टकराने से ठीक 4 सेकंड पहले सऊदी विमान को सामने देखा था। उसके बाद वही होता है जिसका डर था, दोनों प्लेन एक दूसरे में क्रैश हो जाते हैं। यह घटना विमान इतिहास में सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक था। इस दुर्घटना में 8 देशों के कुल 351 लोग मारे गए थे। विमान के मलबे से ये भी अंदाजा लगाया गया कि कजाकिस्तान का विमान सऊदी विमान से नीचे आ चुका था और जैसे ही सऊदी विमान दिखाई दिया उसने तुरंत अपनी सही ऊंचाई 15,000 फीट पर पहुंचने की कोशिश की और बिल्कुल आखिरी समय में उसका पिछला हिस्सा सऊदी विमान के दाएं विंग से टकरा गया होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी भारत देश की सबसे खतरनाक एयर क्रैश। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा।